Welcome back everyone. Hoping you are doing great. So today we are going to cover some accounting principles. So principles का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस जो कि अडोप्ट किए जाते हैं किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ताकि हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें और रिपोर्ट कर सकें। किस लिए? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब वो रूल्स या गाइडलाइंस जो कि हम अडोप्ट करते हैं वाइल रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग के टाइम बिजनेस ट्रांजैक्शन के, ताकि जो हमने रिकॉर्डिंग किया है रिपोर्टिंग की है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ सके और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने प्रिपेयर की हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। इसके लिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम नॉर्मली कंसेप्ट्स भी बोल देते हैं और कन्वेंशंस भी बोल देते हैं, या ये कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं जो दो, ये प्रिंसिपल्स के दो टाइप ऑफ सब पार्ट्स हैं। सो हमारी पहली टर्म है कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है कुछ नेसेसरी अजम्पशन जो कि हम फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग डाटा। सो वो अजम्पशंस हमारी होती हैं कंसेप्ट्स। ऑन द कंट्रेरी कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब होता है कुछ कस्टम्स होते हैं या ट्रेडिशन होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। सो कंसेप्ट्स थे हमारे कुछ नेसेसरी अजम्पशंस और कन्वेंशंस थे हमारी कुछ कस्टम्स या ट्रेडिशंस जो हम फॉलो करते हैं। सो रियलिटी में क्या होता है कि सेम रूल्स या गाइडलाइंस कुछ ऑथर्स या कुछ एक्सपर्ट्स उनको प्रिंसिपल्स बता देते हैं, कुछ उनको कंसेप्ट्स बता देते हैं और कुछ उनको कन्वेंशंस बता देते हैं। सो इट इज़ अ बिट मोर confusing for the learners. So instead of going into the semantics of these terms, it is important to concentrate on their usage. मतलब कि ये जानने के बजाय कि पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, इससे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनका एक्चुअल में रियलिटी में क्या यूज़ है, मतलब किस यूसेज में उनको लाया जाता है। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द सेमेंटिक्स ऑफ दीज टर्म्स। So now comes the features of accounting principles. Number one feature is accounting principles are uniform set of rules. मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ वो रूल्स होते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फाइनेंशियल रिजल्ट्स में या जो कहते हैं हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उनमें एक प्रकार से यूनिफॉर्मिटी लाते हैं ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए टू डिफरेंट अकाउंटिंग यूजर्स। एंड दी नंबर टू फीचर इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। मतलब कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने जो कि बनाए हैं वो उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट या किसी रिसर्च के बेस पे जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं वो लेबोरेटरी में प्रॉपर टेस्टेड होते हैं। बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे नहीं होते कि उनको किसी प्रॉपर लेबोरेटरी में टेस्ट करा जाएगा और फिर उनको प्रोपाउंड किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है, बट वो फ्लेक्सिबल हैं। वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम इन रिस्पॉन्स टू, जैसे अगर किसी बिजनेस प्रैक्टिस में कुछ चेंज होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंज होगा या यूजर्स की नीड में कुछ चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी चेंज होते रहेंगे और ऑटोमेटिकली ये अपग्रेड होते रहेंगे through research and experience of different accounting experts. And next feature is accounting principle are generally accepted। मतलब जो accounting principles हैं वो all over the world accepted हैं because these are the basic guidelines for accounting and they are generally accepted। so ये थे चार features किसके? accounting principles के। अब क्वेश्चन उठता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत इसलिए है ताकि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स को वो ज़्यादा रिलायबल हो सके एज वेल एज कंपेरेबल। और ये कब पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उनको बनाते समय कुछ रूल्स पॉलिसीज प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस फॉलो करें। इस वजह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कुछ नीड अराइज हुई और तब ये प्रोपाउंड हुए। अब हमारा पहला कंसेप्ट है जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और प्रिंसिपल्स के दो सब डिवीजन हमने पढ़े, पहला है कंसेप्ट और दूसरा है कन्वेंशन। अब हमारा पहला कंसेप्ट है
गोइंग कंसेप्ट ये एज्यूम करता है कि बिजनेस है जो वो कि एक लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, मतलब फ्यूचर में चलता रहेगा। हम ये नहीं एज्यूम करेंगे जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि उसकी लाइफ 5 साल है, 10 साल है। हम ये नॉर्मली एज्यूम करके चलेंगे कि वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। और जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो इसी बेस पे करेंगे कि ये कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है जिसकी लाइफ इंडेफिनिट है। इसी इसी कंसेप्ट्स के कारण हम फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में और उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ईयर टू ईयर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई मशीनरी परचेज करी और हम ये एज्यूम करते हैं कि उसकी लाइफ 10 साल है, सो उसकी लाइफ 10 साल है तो हमने जो उसका खर्चा हुआ मशीनरी खरीदने का, सो हम उसे 10 साल में स्प्रेड कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। क्योंकि ये कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस की लाइफ लॉन्ग टर्म तक है, वो चलता रहेगा। अगर ये कंसेप्ट हम फॉलो नहीं करते तो हम क्या करते, तो हम इस मशीनरी की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर ईयर में ही दिखा देते एज अ टोटल एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। गोइंग कंसेंट कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस निरंतर चलता रहेगा। और इसी कंसेप्ट के कारण जो आउटसाइड पार्टीज होती हैं जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं बिजनेस के साथ और उसको लोन प्रोवाइड करते हैं और उनके डिबेंचर्स परचेज करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं। और अगर ये कंसेप्ट नहीं होता, क्लासिफिकेशन नहीं हो पाती करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के बीच में, और लॉन्ग करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के बीच में। ये था हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स हम एक साल में फॉलो कर रहे हैं, उसको हम रेगुलरली ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करते रहेंगे। कि मतलब जो हमने एक साल फॉलो कर लिया, नेक्स्ट साल भी हम वही फॉलो करेंगे, उससे नेक्स्ट साल भी हम वही फॉलो करेंगे। मतलब ये नहीं है उनको कि एक साल बाद चेंज कर रहे हैं फिर चेंज कर रहे हैं। और ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट किस लिए ज़रूरी है, टू कंपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, और ताकि इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकें। अगर एक फर्म डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में, जो उसकी प्रॉफिट होगी या जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, वो कंपेयर नहीं कर सकता अपने प्रीवियस ईयर से कि उसने प्रीवियस ईयर में कितने कमाए थे, इस ईयर में कितने कमाए थे। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा हो। जैसे कि एक फर्म है, वो किसी साल, अब जैसे डेप्रिसिएशन के 3-4 मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, डबल डिजिट मेथड एक्सेट्रा। अगर वो किसी साल स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है और किसी साल डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहा है, जो उसके रिजल्ट्स होंगे, ऑल्दो हम उनको कंपेयर तो कर सकते हैं, बट वो रिलायबल कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि उसने अलग अलग अकाउंटिंग मेथड फॉलो किए हैं। डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट हुई होगी, और अलग कैलकुलेट हुई होगी तो प्रॉफिट भी अलग आए होंगे। इस वजह से कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि हमें सेम अकाउंटिंग मेथड फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सके। बट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें ये भी नहीं बोलता कि जो हमने एक मेथड या जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, हम उसे कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर अकाउंटेंट को ये लगता है कि अगर वो अपना मेथड या प्रिंसिपल चेंज करता है और उससे जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है या जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे से डिस्क्लोज हो पा रहे हैं, तो वो अपना अकाउंटिंग मेथड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज कर सकता है। बट जब वो अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड चेंज करेगा, उसका नेचर या जो उसका इफेक्ट होगा उस मेथड का, वो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देगा किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, थ्रू फुटनोट्स। वो प्रॉपर फुटनोट्स देगा ताकि यूजर्स हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो आसानी से समझ सकें कि इस साल में कंपनी ने अपना कुछ अकाउंटिंग मेथड या प्रिंसिपल चेंज किया है, ताकि वो अपने कंक्लूजन उसी हिसाब से मॉडिफाई कर पाए। ये था हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट वन इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल, बेसिकली अकाउंटिंग में दो कंसेप्ट्स होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में हम ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमने या तो कैश लिया हो या कैश दिया हो। बट एक्रूअल कंसेप्ट में हम ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई हो, जब बिजनेस एक लीगल राइट हो उसे रिकॉर्ड करने का, चाहे हमें कैश मिला हो या ना मिला हो। एक्रूअल कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन
और ये हमें मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देता है एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। सो एक्रूअल कंसेप्ट है वो इक्वली अप्लाई होता है रिवेन्यू पे भी और एक्सपेंसेस पे भी। एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे हमने अपनी सेल करी या हमने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करी, सो हम उनको अकाउंटिंग बुक्स में तभी रिकॉर्ड करेंगे चाहे हमें उस टाइम पे कैश मिला हो या ना मिला हो। सिमिलरली एक्सपेंस, अगर हमने कोई एक्सपेंस पे किया है, ऑल्दो हमने अभी कैश नहीं पे किया, बट क्योंकि हमने वो खर्चा कर दिया, सो हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे चाहे कि हम कैश उसका अगले साल क्यों ना पे करें, क्योंकि वो खर्चा तो इस साल का है। सो एक्रूअल कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्रू हो जाएंगी, नो मैटर वेदर कैश इज पेड और नॉट, टू ascertain true profit and loss of an accounting period and to show true financial position। मतलब अगर हमने अपने ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करने हो या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करनी हो, सो हमें सारे एक्सपेंसेस जो कि किसी पर्टिकुलर ईयर के हों, चाहे वो हमने पे किए हों या ना किए हों, चाहे हमने वो इनकम कैश में मिली हो अभी या ना मिली हो, बट वो जिस ईयर की हमें वो उसी साल में शो करनी चाहिए। सो ये बोलता है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस अलग पार्टी है और जो बिजनेस के ओनर हैं, क्रेडिटर हैं, मैनेजर्स हैं और जितनी भी अलग पार्टीज है वो सब अलग है। सो हम ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जो उसका ओनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर को हम सेपरेट पार्टी कंसीडर करेंगे और बिजनेस यूनिट को हम सेपरेट कंसीडर करेंगे, और हम जो अपनी बुक्स ऑफ मेंटेन करेंगे और जो उसमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोप्राइटर को हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ क्रेडिटर, और जो उसने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, एज एन इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, क्योंकि एक ये लाइबिलिटी है फर्म की। सो फर्म उसे रेगुलरली क्या पे करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसे क्या, जो फर्म उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है अपने ओनर को, सो वो बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस का तो खर्च होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रिड्यूस करेगा, जब कोई भी बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा अपने ओनर को, सो उससे बिजनेस के क्या प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ कैश विड्रॉ करता है या कुछ गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस के लिए, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स क्या है बिजनेस का, ड्राइंग बिजनेस का ही खर्चा होता है। सो हम ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोप्राइटर का या ओनर का घर होता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है सिक्योरिटीज में, उसकी पर्सनल कार है, उसका पर्सनल इनकम है, उसका पर्सनल खर्चा है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में जो कि हम मनी टर्म्स में या मनी वर्थ में इजीली मेजर कर सके। अब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वो होते तो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम उनको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, सो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि एक क्वेरल अराइज होगी प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में और सेल मैनेजर के बीच में, सो इससे बिजनेस को लॉस तो बहुत ज़्यादा होगा, बट क्योंकि हम उसे मनी टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि किसी भी क्वेरल को कि कितने का लॉस हुआ है, सो हम उसे बिजनेस बिजनेस की बुक्स होती हैं जो, उसमें हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। It should be remembered that money is the only measurement which enable various things or diverse nature to be added up together। मतलब मनी एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट नेचर की थिंग्स को ऐड करके बिजनेस की नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि एक बिजनेस है, उसके पास 50,000 का कैश है, 5,000 केजी उस पर रॉ मटेरियल है, 10,000 उसके पास फिनिश्ड गुड्स है, 5 मशीनें हैं उसके पास, 100 चेयर्स हैं, 20 फैंस हैं। सब उनको बैलेंस शीट में ऐसे थोड़े ना शो करेंगे, वो इनको प्रॉपर मनी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, और जब इनकी मनी वर्थ कैलकुलेट हो जाएगी तब वो उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। जैसे कि कैश 50,000, रॉ मटेरियल जो कि यहाँ पे 5,000 किलो तो उसकी वैल्यू 2.5 लाख होगी, फिनिश्ड गुड्स जो कि 10,000 के जी था उसकी 5 लाख, मशीन्स होगी 20 लाख की, चेयर्स होगी 50,000 की और फैंस हो गए 80,000 के। सो एज सच
टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मोर रिलेवेंट, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल एंड होमोजीनियस। इनको किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है? मनी टर्म्स में, ताकि वो सिंपल हो सके, अंडरस्टैंडेबल हो सके और होमोजीनियस हो सके। सो ये था हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सिक्स्थ कंसेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट, अब हमने फर्स्ट कंसेप्ट जो देखा उसके अकॉर्डिंग बिजनेस इंडेफिनिट टाइम तक चलेगा। सो अब उसके ट्रू रिजल्ट हमें कब पता चलेंगे? जब वो प्रॉपर तरीके से शट डाउन होगा। बट हम प्रॉफिट एंड लॉस या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इतने लंबे समय तक तो वेट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोप्राइटर है, मैनेजर है, इन्वेस्टर है, वो ये तो है नहीं अब इंडेफिनिट टाइम तक वेट करेगा कि कब बिजनेस प्रॉपर तरीके से शट डाउन होगा, कब हम उसके एक्चुअल रिजल्ट को जान पाएंगे। सो उसके रिजल्ट्स या उसके प्रॉफिट एंड लॉस को रेगुलरली चेक करने के लिए या उसकी नॉलेज के लिए जो बिजनेस की लाइफ होती है उसे डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स में डिवाइड किया गया है। और एक फाइनेंशियल ईयर मोस्टली 12 मंथ्स का होता है। सो जो एंटायर बिजनेस लाइफ है बिजनेस की, उसे हम 12-12 महीने के टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। और इस 12 महीने के लिए हम प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे, ताकि हम उसकी रेगुलरली उसके रिजल्ट से अपडेट होते रहें और अपने डिसीजन लेते रहें। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल जैसे जो इस साल की 1 अप्रैल है, और ख़त्म कब होगा? जो नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च आएगी, उसको हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होगा। सो ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। सेवन्थ कंसेप्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें ये बोलते हैं कि जब हम कोई भी एसेट्स जो कि हम परचेज करेंगे या एक्वायर करेंगे, उसको हम नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट में उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमने पे की है एट द टाइम ऑफ परचेज। दिस कॉस्ट बिकम्स द, और जो ये कॉस्ट हमने रिकॉर्ड करी है यही बेसिस होगी जो हम उसकी फर्दर अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने कोई एसेट्स परचेज किया, और उस एसेट का नाम है बिल्डिंग, और वो हमने परचेज कितने की? 20 लाख की। और हम जो से रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो हम इस 20 लाख को रिकॉर्ड करेंगे। ऑल दो उसके परचेज करने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज भी हुई होगी, डिक्रीज भी हुई होगी, बट हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इफ़ आफ्टर 2 ईयर्स अगर बिल्डिंग की वैल्यू 60 लाख है, सो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ 20 लाख को करेंगे। हाउएवर जो हमने 20 लाख कॉस्ट रिकॉर्ड करी है, सो हम इस पे रेगुलरली हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे, और उस डेप्रिसिएशन से इसकी वैल्यू स्लाइटली थोड़ी 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 डिक्रीज होती रहेगी। और इस ऐसे आराम आराम से हम इस पूरे के पूरे 20 लाख को अपना एज अ एक्सपेंस शो करते रहेंगे हर ईयर। अब कॉस्ट कंसेप्ट जो हम फॉलो करते हैं उसके लिए, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे कि पहला आर्ग्यूमेंट है, द कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफिएबल बिकॉज द कॉस्ट रिकॉर्ड इन द बुक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल ट्रांजैक्शन एंड नॉट द आर्बिट्रेरली डिटरमाइंड। मतलब जो कि हमने कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड करी है वो हमने एक्चुअल ट्रांजैक्शन या जो हमने एक्चुअल प्राइस पे किया है उसके बेस पे रिकॉर्ड करी है, ना कि हमने कुछ भी तुक्का मार के उसका प्राइस रिकॉर्ड कर दिया। पॉइंट नंबर 2 इज इट इज जस्टिफाइड बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट which assumes that the enterprise will continue its activity indefinitely। मतलब cost concept किसके थ्रू सपोर्टेड है? थ्रू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज जो मार्केट वैल्यू होती है या जो करंट वैल्यू होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है डिटरमाइन करने में, क्योंकि अगर आज किसी एक्सपर्ट ने किसी एसेट्स की वैल्यू निकाल ली, सो वो तो थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगी, फिर कुछ और चेंज हो जाएगी। सो इस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। और जो मार्केट वैल्यू होती है एसेट्स की वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि उसकी मार्केट वैल्यू को ट्रैक करते रहें हम रेगुलरली कि उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और उसको फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करते रहें। सो इन चार कारणों की वजह से हम हिस्टोरिकल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। एंड नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ हिस्टोरिकल कंसेप्ट। अब हम वही एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिसके लिए हमने कुछ पे किया हो। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया, बट वो हमने अर्न किए हैं थ्रू आवर रेगुलर बिजनेस। जैसे कि हम कहीं पे बिजनेस कर रहे थे,
और हमारा बिजनेस इतना फेमस हो गया कि वो उस लोकेशन के बहुत प्राइस बढ़ गए, बट क्योंकि हमने इसके लिए कोई प्राइस नहीं पे किया, सो हम उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिजनेस के एसेट्स में। अब कंपनी का ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हो गया, कंपनी की रेपुटेशन है मार्केट में, और कंपनी के पास बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं, स्किल्स वाले, टेक्निकल स्किल्स है कंपनी के पास। सो ये सब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि हमने इसका कोई प्राइस नहीं पे किया। सो इस वजह से जो एसेट साइड है वो अंडर डिटरमाइंड रहती है, या उसकी वैल्यू कम डिटरमाइन होती है एज कंपेयर टू रियलिटी। सो ये है लिमिटेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की। The next concept is dual aspect concept. According to this concept, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के ड्यूअल इफेक्ट होंगे। ड्यूअल इफेक्ट मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी। अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ होगा तो दूसरा क्रेडिट हुआ होगा। और इस सिस्टम के बेस पे जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, उस सिस्टम के नाम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट की दोनों साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, बैलेंस रहती हैं या इक्वल रहती हैं। मतलब एसेट्स किसके इक्वल रहेंगे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल किसके इक्वल रहेगी, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। So whenever a transaction is to be recorded, it has to be recorded in two or more accounts to balance the equation। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी है, सो उससे इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी। अगर एक साइड में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा इस इक्वेशन की, तो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन में भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा जो कि उसके अपोजिट होगा। सो जैसे कि इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर किसी बिजनेस के पास 30,000 के क्रेडिटर्स थे जिनको उनको जिसको उनको पे करना था, सो बिजनेस उनको कैश पे कर देता है। सो हमारा कैश कितने का कम हो गया, 30,000 का। और हमारे जो लाइबिलिटीज में क्या थे हमारे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी कितने से कम हो गए, 30,000 के। सो ये हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई। सो ड्यूअल एस्पेक्ट ये बोलता है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। अगर एक साइड या एक अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, सो दूसरे अकाउंट में भी कुछ चेंज हो रहा होगा, जिसके अकॉर्डिंग ये अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस हो जाएगी। सो ये बोलता है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you all for learning with us.